विक्रम प्रीति को अपने दिल की बात बताए जा रहा था और प्रीति हैरानी से उसे देख उसकी बातें सुने जा रही थी। विक्रम ने उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए आगे बोला, मैंने तुम्हारा नाम पूछा था और तुम बिन बताए जाने लगी तो मेरा दिल उदास हो गया था। फिर जब तुमने अपना नाम बताया तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। डैड ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है। उनकी बात सुन मेरे दिल में बेचैनी से होने लगी थी और नजरों के सामने बार बार तुम्हारा चेहरा आने लगा था और ना चाहते हुए भी मैं बेमन से उस लड़की के घर आया जिस लड़की को मेरे डैड ने पसंद किया था। पर जब यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं तुम ही हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं नाचूं, पर वकील हूं, सवाल पूछना फितरत है मेरी, इसलिए तुमसे भी सवाल कर बैठा। फिर मैं मुंबई चला गया और मुझे पूरा यकीन था कि तुम हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुई होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि तुम गौरव से प्यार करती हो। नहीं, तुम गौरव से प्यार नहीं करती। तुम सबसे ज्यादा अपने भरोसे से प्यार करती हो और नहीं चाहती कि ये भरोसा फिर टूट जाए। इसलिए तुम किसी और से अपनी जिंदगी में नहीं जाना चाहती। पर तुम अब जो कह रही हो वह गलत है। मैं तुम पर तरस खाकर शादी नहीं कर रहा या धोखा देने के लिए तुमसे शादी नहीं कर रहा हूं। तुमसे मिलने के बाद तुम मेरा वो सपना बन गई हो जिसे हर पल पूरा होने की दुआ मांगता हूं। मैं और प्रीति सपना पूरा हो जाने के बाद कोई सपनों से धोखा नहीं करता है, उसे जीता है और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि दूध का जला छाछ भी फुक फुक कर पिता है। एक मर्द में तुम्हें धोखा दिया तो दूसरे मर्द को पर कैसे विश्वास करोगी। पर प्रीति मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने नहीं कह रहा। मत करो मुझ पर विश्वास, मत मानो मेरी बात, बस वह करो जो तुम करना चाहती हो। अभी तुम बहुत इमोशनल हो, सोचने समझने की हालत में नहीं हो, पर जब हो जाओगी तब मेरी बातों को जरूर सोचना, वो करना जो तुम करना चाहत हो। किसी और की मत सुनना, किसी से पूछना तक नहीं कि तुम्हें करना क्या है, बस खुद से पूछना। पर हाँ, तुम अपने दिल की मदद ले सकती हो। वो कभी झूठ नहीं कहता, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, इसलिए उसकी मदद लेना। अभी यहाँ सड़क पर खड़े खड़े बहुत बात हो गई। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पापा तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। विक्रम ने उसे वापस कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगा दिया। प्रीति एक टक नजरों से बस उसे देख रही थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। विक्रम ने देखा प्रीति सो गई थी। उसे देख विक्रम मुस्कुरा दिया। घर के अंदर सुधीर परेशान सा दरवाजे की ओर ही देख रहा था। बहुत देर हो गई थी, प्रीति अब तक नहीं आई थी। उसने उसे कई बार फोन लगाया पर फोन रिंग तो हो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए उसे प्रीति की बहुत चिंता हो रही थी। वह जैसे ही घर के बाहर निकलने वाले थे कि तभी उसे दरवाजे से आता हुआ विक्रम नजर आया और उसकी बाहों में प्रीति, जिसने विक्रम का कोट ओढ़ रखा था। उसे इस हालत में देख सुधीर घबरा गए। वो कुछ कहने वाले थे कि विक्रम ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और प्रीति का कमरा पूछा। सुधीर उसे प्रीति के कमरे में ले गए। विक्रम ने आराम से प्रीति को बेड पर लेटा दिया और कंबल उड़कर कमरे से बाहर आ गया। उसके पीछे सुधीर भी चले।
आए। सुधीर ने विक्रम से पूछा, विक्रम सर क्या हुआ है, प्रीति को आप उसे ऐसे क्यों लाए? विक्रम ने उन्हें सोफे पर बैठाया और उनके सामने खुद टेबल पर बैठकर उनका हाथ पकड़कर बोला, अंकल सबसे पहले तो आप मुझे विक्रम सर कहना बंद करें और आप कहकर बुलाना बंद करें। मैं आपकी बेटे जैसा हूं, आप मुझे पापा वाले रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? पर सुधीर ने कुछ कहना चाहा लेकिन विक्रम ने उन्हें बीच में टोकते हुए बोला, नहीं पहले मेरा नाम लो फिर मैं बताऊंगा बात क्या है। ठीक है विक्रम बेटा, अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है प्रीति को? मेरा मन घबरा रहा है, सुधीर ने हार मानते हुए कहा। फिर विक्रम ने उन्हें गौरव से गिरी हुई हरकत के बारे में बताया। विक्रम की बात सुन सुधीर का दिल डर से भर गया, पर उन्हें इस बात की राहत थी कि वक्त रहते विक्रम वहां पहुंच गया था और उसने प्रीति को बचा लिया। ना जाने आज बेटी के साथ क्या हो जाता अगर तुम वक्त पर नहीं आते विक्रम बेटा। मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। ना जाने मैंने क्या सोचकर उसे उस हैवान के साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध दिया। क्यों मैंने उसकी शादी गौरव से करवाई? सुधीर ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा तो विक्रम को उन्हें शांत करते हुए बोला, अंकल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब होना लिखा था और रही बात प्रीति की तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। सुधीर ने विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में विश्वास साफ नजर आ रहा था। उसने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, मुझे बहुत खुश हूं बेटा कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। उसका दिल करेगा तो वो फिर से शादी के लिए हामी देगी वरना नहीं। लेकिन मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कुछ सोच हिचकिचाने लगा। सुधीर ने उसे ऐसे देख पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो अंकल अब मुझे जाना चाहिए, पर क्या मैं जाने से पहले एक बार प्रीति को देख लूं, अगर आपको ठीक लगे तो। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भरोसा है तुम पर, सुधीर ने मुस्कुराते से कहा तो विक्रम भी मुस्कुरा दिया और प्रीति के कमरे में चला गया। प्रीति आराम से सो रही थी। वह उसके पास बेड पर बैठा और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे किया। उसने देखा प्रीति के गाल पर गौरव की उंगलियों के निशान थे। यह देख उसकी मुठियां गुस्से से काश गई। उसने बेड के बगल में रखे पेट्रोल में ड्रो में से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाला और उसमें से एक क्रीम निकाल हल्के हाथों से प्रीति के गाल पर लगाने लगा। विक्रम ने क्रीम लगाते हुए धीरे से कहा, कहाँ सोचा था कि पहली होली है तुम्हारे साथ तो तुम्हें रंग लगाऊंगा, पर उस कमीने की वजह से तुम्हें क्रीम लगानी पड़ रही है। फिर उसने बॉक्स वापस ड्रॉ में रखा और शांति से उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। फिर उसने अपने पॉकेट में से गुलाल का एक पैकेट निकाला और एक चुटकी गुलाल लेकर प्रीति के दूसरे गाल पर लगा दिया। थोड़ा उसके माथे पर और थोड़ी सी नाक पर भी लगा दिया। फिर उसने टेबल पर रखा पेन उठाया और प्रीति की हथेलियां पर हल्के हाथों से लिखा, हैप्पी हमारी पहली होली। विक्रम उसके चेहरे के पास झुका और धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसके चेहरे पर झुके हुए ही कहा, अभी परमिशन नहीं है वरना एक छोटी सी किस तुम्हारी होठों पर करता, पहली होली की गिफ्ट के तौर पर करूंगा नहीं, अगर गलती से भी मेरे फ्यूचर ससुर जी ने, अरे मतलब तुम्हारे पापा ने देख लिया ना तो क्या बोलेंगे?
कैसा छिछोरा लड़का है और हमारा रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। इसलिए अभी के लिए मैं इसी से काम चला लेता हूँ। इतना बोल वो मुस्कुरा दिया और एक चॉकलेट का पैकेट प्रीति के तकिए के बगल में रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके फ्यूचर ससुर जी पीछे खड़े उसकी सारी बातें सुन भी रहे थे और उसकी करतूत देख भी रहे थे। विक्रम का प्रीति के इस तरह किस करने पर उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्हें साफ दिख रहा था कि विक्रम सच में प्रीति से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो बहुत खुश थे। मुंबई शेरगिल मेंशन हार्दिक टेरेस पर खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके गालों को गुलाल लगा दिया। यह देख हार्दिक चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शिविका खड़ी थी। वह अभी भी होली वाले कपड़ों में रंगों से डूबी थी। शिविका, हार्दिक ने इतना ही कहा था कि तभी शिविका दोबारा उसके गाल पर गुलाल लगाते हुए हंसकर बोली, हैप्पी होली हबी। शिविका, मैंने है तुमसे, मुझे यह हरकतें पसंद नहीं। और देख नहीं रही कि मैं फ्रेश हो चुका था तो क्यों तुमने मुझे दोबारा रंग लगाया? हार्दिक ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में होली खेलनी थी जो मुझे करने का मौका मिला ही नहीं, और अब जब तुम मुझे अकेले मिले हो तो सोचा क्यों ना अभी खेल लूं। शिविका ने अपनी बाहें हार्दिक के गले में डाल दी और उसके करीब आ गए। हार्दिक कुछ कहने की वाला था कि तभी शिविका जल्दी से उसके गाल को अपने होठों से छू लिया और बोली, तुमने तो मुझे ढंग से होली भी नहीं बोली तो गिफ्ट क्या दोगे, इसलिए मैंने ही यह गिफ्ट ले लिया। शिविका के यूं अचानक किस करने से हार्दिक चौंक गया। वह एक पल के लिए भूल गया था कि उसे क्या कहना है और उसे समझ ही नहीं आया कि वह रिएक्ट कैसे करे। वो बस शिविका को देख रहा था जो मुस्कुराते हुए प्यार से देख रही थी। पर अगले ही पल हार्दिक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने गले से शिविका का हाथ हटाया और उसे दूर धक्का दे दिया, जिससे शिविका जमीन पर गिर गई और उसके हाथों में पहनी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। उसकी चोट देख हार्दिक ने उसके पास आने के लिए अपने कदम को बढ़ाए, पर कुछ सोच वो रुक गया। इस वक्त शिविका का ध्यान भी अपनी चोट पर नहीं थी, बल्कि वो हार्दिक के चेहरे को देख रही थी जो गुस्से से लाल लाल हो रहा था। हार्दिक ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि दूर रहा करो मुझसे, पर तुम सुनती नहीं हो। 10 बार कहा है कि नहीं करता मैं तुमसे प्यार, तो तुम अपना ये फालतू का प्यार लेकर मेरे पीछे पड़ी हो। देखो शिविका, तुम शिवाय की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों की बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ मैं। उसकी बातें शिविका के दिल को चुभ रही थी। शिविका खड़ी हुई और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझ जैसी लड़की का क्या मतलब हार्दिक? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार? कैसा प्यार? हाँ शिविका, 2 मुलाकात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अगर तुम्हारा ऐसा ही प्यार है तो जाओ किसी और को ढूंढो, दूसरे लड़कों से 2 मुलाकात करोगी तो तुम्हें उनसे भी प्यार हो जाएगा। लेकिन मेरा पीछा छोड़ो और किसी और। तभी जोरदार तमाचा शिविका ने हार्दिक के गाल पर मार दिया, जिससे हार्दिक अपनी बात कहता कहता रुक गया और हैरान भरी नजरों से शिविका को देखने लगा। हार्दिक की बातें शिविका की सहन शक्ति के बाहर चली गई थी और उसने हार्दिक को एक तमाचा मार दिया। हार्दिक ने अपने गाल पर हाथ रख शिविका को देखा। उसका चेहरा अब तक आंसुओं से भर गया था और उसके चेहरे पर दर्द के साथ बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था।
शिविका ने हार्दिक की कॉलर पड़ी और गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? किसी और लड़के से 2 मुलाकात करूंगी तो मुझे उससे भी प्यार हो जाएगा। तो तुम्हारी नजरों में मेरे प्यार की यह जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हार्दिक खुराना, जो तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना शायद मैं खुद की नजरों से गिर जाती कि मैंने अपना प्यार एक ऐसे इंसान पर कुर्बान किया जिसकी नजरों में मेरे प्यार की रत्ती भर इज्जत नहीं है। थक गए हो ना तुम मुझसे? बहुत परेशान हो गए तो आज तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। आज के बाद से मैं शिविका पिरामल कभी अपने प्यार की दुहाई देते हुए तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। अब तुम्हें कभी इरिटेट नहीं होना पड़ेगा। बी हैप्पी इन योर लाइफ। इतना बोल शिविका ने झटके से हार्दिक के कॉलेज को छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा उनके पीछे शिवाय उनके पीछे ही खड़ा था और बहुत गुस्से में था। शायद उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसे देख शिविका ने अपनी नजरें चुकानी और हार्दिक ने भी अपना चेहरा झुका लिया। शिवाय गुस्से से हार्दिक के पास आया और उसने उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिविका भरे गले से बोली, रहने दो शिवाय, मैंने सब खत्म कर दिया है। अब मैं इसे फिर से किसी भी तरह से शुरू नहीं करना चाहती और हाँ, मुझे अपनी दोस्ती के बीच मत लाना। शिविका ने इतना कहा और वहां से चली गई और शिवाय गुस्से से हार्दिक को देखने लगा। हार्दिक उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और रेलिंग को कस पकड़ लिया। कुछ देर बाद शिवाय हार्दिक के पास आया और उसे अपनी ओर कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैंने कभी अपनी बहन को नहीं रोका तुमसे प्यार करने के लिए, कभी उसे अपनी मनमानी, अपनी नादानी करने के लिए नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि उसने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुना है जिसे मैं जानता हूँ। अगर मेरी बहन उसके साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। पर मैं गलत था। तुम बहुत अच्छे लड़के हो हार्दिक, बस मेरी बहन के लिए सही नहीं हो। आज तक तो कभी उसे नहीं रोका पर आज जो देखा है उसके बाद अगर शिवी ने तुम्हें भूलने का फैसला नहीं लिया होता ना तो भी मैं किसी भी कीमत पर उसके दिल से तुम्हें निकाल कर रहता। इतना बोल शिवाय भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हार्दिक ने एक जोर का घुसा दीवार पर मारा। उसकी उंगलियों में चोट लग गई थी और वहां से खून निकलने लगा था। वो रेलिंग के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसका एक हाथ घुटने पर था और उसका चेहरा झुका हुआ था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए जमीन को भीगोने लगे। उसने अपने फोन में एक तस्वीर देखी। वो एक लड़की की तस्वीर थी जो लगभग उसी के उंगली की थी और उसके साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी नूडल्स खा रही थी। हार्दिक ने उस लड़की को देखते हुए कहा, राखी, आज मैंने शिविका के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि वह अब कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। मैंने ठीक किया ना राखी? मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं तुम्हारे साथ खुश था, पर कॉलेज की उस रात के बाद तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरे साथ जो रहता है उसके साथ गलत हो जाता है और हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो जाता है। पहले मॉम डैड, फिर तुम, अब मैं शिविका के साथ से ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता। वह मुझसे कहीं बेहतर डिस्टर्ब करती है और उसे मिलेगा भी।
फिर वह मुझे भूल जाएगी। कहते हुए हार्दिक नम आंखों से आसमान की ओर देखने लगा। दूसरी ओर शिविका भागते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। शोभा जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने शिविका को ऐसे रोते हुए देखा तो हैरान हो गई। उसके पीछे शिवाय भी आया। शिवाय, शिविका को क्या हुआ है? वो ऐसे रोते हुए क्यों गई? शोभा ने शिवाय से पूछा तो शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर उसे शिविका और हार्दिक के बीच हुई सारी बात बताई, जिसे सुने शोभा परेशान हो गई। आंटी, मैं शिविका के पास जा रहा हूं, उसे मेरी जरूरत है, कहते हुए शिवाय शिविका के कमरे की ओर जाने लगा, पर शोभा ने उसे रोक दिया और उससे बोली, नहीं शिवाय, इस वक्त उसे अकेला रहने दो। आंटी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैंने और पापा ने उसे बहुत प्यार से रखा है आंटी, और आज मेरी बहन इस तरह रो रही है। हार्दिक से इतना प्यार करने के बाद भी उसके हथेली खाली रह गई थी और दिल दर्द से भर गया। अगर मैंने वक्त रहते उसे रोक लिया होता तो आज मेरी बहन इस कदर ना टूटी होती, कहते हुए शिवाय ने निराशा से अपनी आंखें झुका ली। शोभा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं शिवाय, शिविका की हथेली खाली नहीं रहेगी। अब तक शिविका अपने प्यार के लिए कोशिश की, अपने प्यार के लिए इम्तिहान दिया, पर अब बारी हमारी है, हार्दिक की है, शोभा ने कहा तो शिवाय उसे देखने लगा। शोभा आगे बोली, कोशिश हम करेंगे और इम्तिहान हार्दिक देगा। कहते हुए शोभा ने शिवाय से कुछ कहा, जिसे सुन शिवाय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, पर आंटी, शिविका का उसका क्या होगा? वह टूट जाएगी पूरी तरह से, और अगर हार्दिक तब भी नहीं माना तो क्या हम शिविका की जिंदगी बर्बाद होने देंगे? कुछ नहीं होगा उसे, और हार्दिक जरूर मानेगा, भरोसा रखो मुझ पर, शोभा ने विश्वास से कहा। अनोखी का कमरा, अनोखी अपनी मेडिसिन लेकर सो रही थी और ऋषभ सोफे पर बैठा कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी गलती से कॉफी ऋषभ के हाथों से उसकी शर्ट पर गिर गई। उसने जल्दी से कॉफी का कप टेबल पर रखा और कपड़ों से कॉफी झाड़ते हुए अनोखी की ओर देखा। वह अभी भी सो रही थी। वह उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शर्टलेस वॉशरूम से बाहर आया और उसी तरह सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया और बातें करते हुए कमरे में यहाँ वहाँ चलने लगा। वह अनोखी की ओर पीठ किए हुए ही फोन पर बात कर रहा था कि तभी उसे चूड़ियों की आवाज आई। उसने मुड़कर अनोखी की ओर देखा तो अनोखी बेड पर बैठी हैरान नजरों से ऋषभ को ही देख रही थी और उसकी आंखों में हैरानी के साथ नमी भी थी। उसे इस तरह हैरान देख ऋषभ चौंक गया। वो उसके पास आने लगा, पर तभी उसे कुछ याद आया। वह जल्दी से वॉशरूम गया और अपनी शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने देखा अनोखी बेड से उतरते ही वाली थी। कपकैक, क्या कर रही हो? चिल्लाते हुए ऋषभ अनोखी के पास आया और उसे वापस ठीक से बेड पर लिटा दिया, पर अनोखी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, निशान ऋषभ जी, आपकी पीठ पर वह निशान। उसकी बात सुन ऋषभ एक पल के लिए शांत हो गया। उसने बात बदलने के लिए अनोखी से कहा, कौन से निशान कपकैक? कोई निशान नहीं है। तुम सो जाओ, चलो। ऋषभ जी अपनी शर्ट
उतारिए, अनोखी ने जल्दी से कहा। इस बार ऋषभ थोड़े सख्त लहजे में बोला। कपकेक, मैंने कहा ना सो जाओ। ऋषभ जी, आपको मेरी कसम अपनी पीठ दिखाइए मुझे। उसके कसम देते ही ऋषभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उसने अपनी शर्ट के बटन खोल शर्ट निकाली और अपनी पीठ अनोखी के सामने कर दी। उसके पीठ देख अनोखी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी पीठ पर हंटर से मारने के कई निशान थे और उन्हें देख साफ नजर आ रहा था कि वह कुछ दिन पहले के ही है। अनोखी ने उन निशानों को छुआ तो ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल ऋषभ मुड़ गया और अपनी शर्ट को पहनते हुए बोला, देख लिया ना जो देखना था, अब सो जाओ। आपको यह निशान क्यों है? अनोखी ने भरे गले से पूछा। ये तुम्हें जानना जरूरी नहीं है कपकेक, और मैंने कहा ना सो जाओ, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा तो अनोखी नम आंखों से उसे देखने लगी। ऋषभ ने उसे बेड पर सुलाया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर बोला, कपकेक, ये जानना सच में तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए जिद मत करो। आपको किस बात की सजा मिली है? उसकी बात सुन ऋषभ ने उसकी आंखों पर से अपना हाथ हटाया और उसे देखने लगा। अनोखी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने ऋषभ को देखते हुए पूछा, आपको किस बात की सजा मिली है ऋषभ जी? बोलिए ना, आप तो बहुत माफिया है। ना तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता है, तो यह कैसे हुआ? बोलो ना ऋषभ जी। अनोखी नम आंखों से उसे देखते हुए उससे सवाल कर रही थी और ऋषभ उसे देख रहा था। जानकर क्या करोगी कपकेक? ऋषभ ने उससे पूछा तो अनोखी ने तपाक से जवाब दिया, अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी तो क्या मेरा कुछ भी जानने का हक नहीं है? ऐसा नहीं है कपकेक। ऋषभ ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा दिया तो अनोखी बोली, तो बताइए ना, क्यों है यह सारे निशान? किसने आपको मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा है, यह मेरी सजा है, ऋषभ ने उसे बालों को सहलाते हुए कहा। उसकी बात सुन अनोखी उसे देखने लगी तो ऋषभ उसके माथे को चुमकर बोला, हाँ कपकेक, यह मेरी सजा है। मैंने गलत काम किया था जिसकी मुझे सजा मिली। इसमें गलती मेरी है तो इसलिए इतना बुरा मत फील करो और यह तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सो जाओ। ऋषभ ने फिर उसे बेड पर लेटा दिया और उसके माथे को चुमकर कमरे से बाहर चला गया। वह उसे नहीं बताना चाहता था, पर अगर उसके पास रुकता तो शायद बता देता। अनोखी बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने कुछ सोचा और अपना फोन उठाकर विक्रम को फोन लगा दिया। विक्रम, जो अपने घर के रास्ते में कार ड्राइव कर रहा था, उसने जब इतनी रात को अनोखी का फोन देखा तो वो तुरंत उसका फोन उठाकर बोला, और मेरी लिटिल प्रिंसेस, अब कौन सी शैतानी करनी है तुम्हें जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? भैया, अनोखी ने रुंधे गले से कहा। उसकी आवाज में नमी देख विक्रम ने थोड़ी चिंता करते हुए पूछा, लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऋषभ ने कुछ कहा है या फिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनोखी ने रोते हुए विक्रम को सब कुछ बताया कि कैसे उसने ऋषभ के पीठ पर वो हंटर के निशान देखे और पूछने पर भी ऋषभ ने उसे कुछ नहीं बताया और कमरे से चल गया। उसकी बात सुन विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अनोखी से बोला, सही कहा था ऋषभ ने लिटिल प्रिंसेस, वो उसकी सजा है, तुम्हें दर्द देने की सजा जो उसने अपने आप को दी। क्या
अनोखी ने हैरानी से कहा तो। विक्रम आगे बोला, हाँ, ऑफिस में तुम्हारी हालत खराब होने के बाद तुम जब हॉस्पिटल में थी उस रात से हर रात ऋषभ खुद को इसी तरह से चोट देता था, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें गलत समझा था, तुम्हें उस हालत में पैदल बारिश में चलने पर मजबूर किया। उसकी गलती की वजह से तुम्हारे पैरों में कांच चुभ गई। तुम्हारे साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑफिस में तुम्हारे साथ गलत किया। उन सारी बातों की सजा वह खुद को इस तरह हर रात देता था, और इतना ही नहीं, हर रात घर आने के बाद वह अपने कमरे में नहीं तुम्हारे कमरे में जाता था। तुम्हारे पैरों में जब रात को दर्द होता था तब ऋषभ ही हर रात तुम्हें मरहम लगाता था। उसने तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर किया था। इसलिए उस दिन से आज तक ऋषभ ने कभी अपने ऑफिस में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वह रोज सीढ़ियां चढ़कर ही अपने केबिन में जाता। वो तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे खुद को हंटर से मारने की सजा देने से रोका, वह भी कुछ दिन पहले, वरना ऋषभ खुद के गिल्ट में अपने आप को इसी तरह चोट पहुंचा रहा था। विक्रम उसे एक एक बात बता रहा था और अनोखी उसकी बातें सुन रोए जा रही थी। उसकी रोने की आवाज सुन विक्रम ने कहा, लिटिल प्रिंसेस, तुम्हें रोते हुए देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए ही उसने तुम्हें नहीं बताया। तो प्लीज खुद को कंट्रोल करो। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त के दिल में क्या चल रहा है, पर हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। उसने गलती की, पर उसने उस गलती की खुद को सजा दी। तभी दूसरी ओर से अनोखी ने फोन कट कर दिया। विक्रम ने अपने फोन को देखा और एक गहरी सांस ली। दूसरी ओर अनोखी बस रोए जा रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जब ऋषभ ने उसे टॉर्चर किया था। फिर उसने बीते कुछ दिनों के ऋषभ के साथ बताए उन फलों को याद किया। आपने ऐसा क्यों किया? कहते हुए उसने अपना फोन उठाया और ऋषभ को कॉल लगाया, पर ऋषभ ने उसका फोन कट कर दिया। फिर उसने नर्स को बुलाने के लिए बटन प्रेस किया। नर्स जब उसके कमरे में आई तो अनोखी को इस तरह रोता दे घबरा गई। वह उसे कुछ पूछती उससे पहले ही अनोखी बोली, आप ऋषभ जी के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुझसे अभी मिलाने आए, नहीं तो मैं बेड से उतर के चलने लगूंगी और खुद को चोट पहुंचा लूंगी। ओके ओके मैम, मैं बुलाती हूँ सर को, बट प्लीज आप बेड से मत उतरना, उस नर्स ने जल्दबाजी में कहा और कमरे से निकलकर सीधे ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने ऋषभ के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में ऋषभ ने दरवाजा खोला तो उस नर्स ने जल्दी जल्दी उसे सब कुछ बताया दिया। नर्स की बात सुन ऋषभ तुरंत अनोखी के कमरे की ओर भागा। ऋषभ अनोखी के कमरे में आया और अनोखी को देखा तो अनोखी ने अब तक रो रो कर अपने चेहरे को लाल कर लिया था। उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह सिर्फ रोए जा रही थी। उसे इस बदहवास हालत में देख ऋषभ घबरा गया। वो अनोखी के पास आया तो अनोखी ने ऋषभ के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? कपकेक क्या हुआ है और तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऋषभ ने दोबारा उसके पास आकर उससे पूछा। अनोखी ने ऋषभ का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, मैंने भैया से बात की, उन्होंने मुझे सब बता दिया। सब बताया कि आपने क्या क्या किया। क्यों किया ऋषभ जी? आपने ऐसा क्यों क्यों अपने आप को इतनी चोट दी आपने? आपके पीठ पर वो सारे निशान, इतना
दर्द क्यों दिया आपने अपने आप को ऋषभ जी? ऋषभ जी, मैंने माना आपने मुझे परेशान किया था, पर उसके बाद आपने फिर कभी मुझे परेशान नहीं किया। मेरी छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा आपने, मुझे खुश रखते हो। मेरा इलाज भी करवाया तो क्यों किया ऋषभ जी आपने ऐसा? मुझे पता है कितना दर्द होता है जब आपको कोई चोट देता है तो। मैंने तो सिर्फ एक ही बार बेल्ट की मार खाई थी और उसकी निशानी अभी भी पीठ पर है, और जब जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी दर्द होता है। और आपने इतने दिन खुद को चोट पहुंचाई क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द दिया था। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है कपकेक, और उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर विक्रम ने मुझे मॉम की कसम नहीं दी होती तो मैं आज भी हमेशा खुद को इसी तरह दर्द देता, ऋषभ ने उससे कहा। पर ऋषभ जी, मैंने आपको माफ किया, आपकी हर गलती के लिए माफ किया तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अनोखी ने रोते हुए कहा तो ऋषभ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे हर गलती के लिए माफ कर सकती हो कपकेक, पर जो उस रात मैंने तुम्हारे साथ नशे और नफरत में सुलूक किया था, क्या उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी? ऋषभ ने पूछा तो अनोखी एकदम शांत हो गई। उसे जवाब नहीं मिल रहा था, वह क्या दे। उसने अपनी नजरें झुका ली। ऋषभ ने उसके माथे को खुद के माथे से जोड़ा और बोला, तुम क्या कपकेक, कोई भी लड़की इस बात के लिए किसी को माफ नहीं करेगी। जानवर बन गया था मैं उस रात, जानवर। जब भी सोचता हूँ खुद पर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है जान ले लूं खुद की। उसके कहते ही अनोखी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, पर ऋषभ ने उसके हाथ को हटाकर कहा, नहीं कपकेक, यही सच है। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, बहुत बुरा हूं मैं। वह तो शुक्र था कि मैं रुक गया, वरना अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी हद पार कर दी होती तो आज सच में तुम मेरा चेहरा नहीं देख रही होती। मैं कब का खुद की जान ले चुका होता। गुस्से, नफरत और गलतफहमी ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था, पर वो तुम हो कपकेक जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी बातें मुझे धीरे धीरे मेरी गलती का एहसास कराती गई। मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगी, मुझे कोई सजा नहीं दोगी, इसलिए मैंने अपनी सजा खुद चुनी। अनोखी रोते हुए उसकी आंखें आंखों में देख बोली, आपने अपनी सजा चुन और आपने अपने आप को सजा दिया, तो इस सजा को यहीं रोक दीजिए। आपने जितनी गलती की थी उन सब की सजा मिल गई आपको, अब और मत दीजिए अपने आप को सजा। और आपको उस रात के लिए बहुत गिल्ट होता है ना ऋषभ जी? तो यह गिल्टी बताता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं। अगर आप जानवर होते तो आज मैं सही सलामत नहीं होती, आप मुझे कब का नोच खा लेते। पर देखो एकदम ठीक हूँ। उस रात आपने गलत किया था, पर पूरी तरह से मुझे बर्बाद नहीं किया। मैं आपको माफ करती हूँ ऋषभ जी, सच्ची। मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ करती सकती हो कपकेक? इतनी आसानी से नहीं माफ किया जाता है, ऋषभ ने कहा। किया जाता है ऋषभ जी, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए ऋषभ जी। जिसे अपने किए पर अफसोस हो, उसे दूसरा मौका देना चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके, अपने अंदर की अच्छाई को बाहर ला सके। मैंने आपको मौका दिया ऋषभ जी, प्लीज नहीं रुक जाइए।
दर्द देना बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत दर्द देता है ऋषभ जी, बहुत दर्द देता है चोट। उस दर्द को मैंने सहा और आपने भी सह लिया, इसलिए इसे यही रोक दीजिए। प्लीज खुद को चोट मत दो, प्लीज। कहते हुए अनोखी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। अनोखी रोते हुए उससे यही बोले जा रही थी। ऋषभ समझ गया कि अनोखी को एक बार फिर उसे रात का ट्रोमा अटैक आ रहा है, इसलिए उसने उसे कस कर गले से लगाया और उसकी पीठ को और बालों को सहलाने लगा। ऋषभ ने उसके गाल को चुमा और अपने गाल को उसके गाल से लगाकर बोला, हाँ ठीक है कपकैक, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अब कोई तुम्हें कभी दर्द नहीं देगा और ना नहीं मुझे, ठीक है? सब ठीक है, इसलिए शांत हो जाओ। कहते हुए ऋषभ उसको शांत करने लगा। कुछ देर बाद ऋषभ को अपनी गर्दन पर धीमी सांस महसूस हुई। उसने देखा अनोखी उसके गले लगी ही सो गई थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। चेहरा पूरी तरह लाल और आंसुओं से भीगा था। ऋषभ ने अनोखी के चेहरे पर हाथ फेरकर कहा, कपकेक, तुम्हारी मासूमियत ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। आई लव यू कपकेक। तुम मेरे लिए मेरी सांसों की तरह जरूरी हो गई हो, जिसे खोने के बाद बस मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता कपकेक, कभी नहीं। तुम्हारे दूर जाने का ख्याल ही मुझे मार देता है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे मुझे खुदन को कितना ही दर्द देना पड़े। पर कपकेक, तुम्हारी मासूमियत से बहुत डर लगता है। यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कपकेक जितना तुम समझती हो। ये तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेगी। तुम इतनी कमजोर नहीं रह सकती। तुम्हें स्ट्रांग बना होगा, मेरे लिए स्ट्रांग बना होगा। मैं सोचकर ही घबरा जाता हूं कि जिस पल अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा और तुम खतरे में आ गई तो क्या होगा। आज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुए हैं, जिसे हमें मिलकर सही करना है। तुम्हें स्ट्रांग बनना है क्योंकि तुम्हें दुनिया नहीं अपनों से भी लड़ना है। तुम्हारी माँ जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम उनको बेटी हो। वो तो उस मिताली को अपनी बेटी मान अपना प्यार और ममता लुटा रही है। और ये सब तुम्हारे बाप की वजह हुआ है। उसी ने तुमसे तुम्हारा हक ले लिया। मैं जानता हूँ जब ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम टूट जाओगी। कहते हुए ऋषभ ने अपनी होठ अनोखी के माथे पर रख दी है और आंखें बंद कर ली और आज दोपहर में हुई घटना को याद करने लगा। फ्लैशबैक, सब गार्डन में होली खेलने में मगन थे। ऋषभ एक किनारे खड़ा सबको होली खेलते देख रहा था। उसके साथ शनाया और प्रवीण भी खड़े थे। शनाया प्रेग्नेंट होने की वजह से उनकी तरफ इधर-उधर भागते हुए होली नहीं खेल रही थी। ऋषभ उन सब की देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर गार्डन की दूसरी और एक पेड़ पर गई। उसने दीपल वहां गौर से देखा और फिर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने प्रवीण से धीरे से कहा, प्रवीण, मेंशन में मेहमान आए हैं। उनकी खातिरदारी की तैयारी करी और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन वे दोनों ही चौंक गए। प्रवीण ने धीरे से अपना सर हिलाया और शनाया से कहा, शनाया, तुम दादाजी और अपना ख्याल रखना। ओके, शनाया ने कहा और दादाजी के पास चली गई। यहाँ सब होली खेल रहे थे, वहीं मेंशन और गार्डन में छुपे आदमी की ढूंढ ढूंढ कर ऋषभ और प्रवीण उन्हें दुनिया से आजाद कर रहे थे।
ऋषभ मेंशन में बाकियों को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई। हॉल में खड़े एक आदमी कर गई। वह आदमी हैरानी से गार्डन में बैठी अनोखी को देख रहा था। वो कभी अनोखी को देखता तो कभी अपने फोन को, जिसमें अनोखी की तस्वीर थी। उसने अपने मन में कहा, ये तो वही लड़की है जिसे बॉस ढूंढ रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द उन्हें बताना होगा कि ये लड़की शेरगिल मेंशन में है और वी ऋषभ की पत्नी है। उसने जल्दी से अनोखी की एक तस्वीर खींची और अपने मन में जो कहा वो मैसेज में लिखकर अनंत सेठी के नंबर पर भेज दिया। तभी पीछे से ऋषभ ने उसके फोन पकड़े हाथ को पकड़ लिया, पर तब तक देर हो गई थी। मैसेज सेंड हो चुका था। अगले ही पल ऋषभ ने उसे भी मार दिया और फोन को देखने लगा। फ्लैशबैक एंड अनंत सेठी तुम्हारी बारे में खबर हो गई कपकेक। उसे खबर हो गई है कि तुम कहाँ हो, इसलिए तुम्हारे सिक्योरिटी मुझे बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। ऋषभ ने अनोखी के सोते हुए चेहरे को देख कहा। फिर उसने उसे अच्छे से लेटा दिया और दूर होने लगा। पर अनोखी ने बहुत ही मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था। वह अनोखी के चेहरे के पास झुका और धीरे से बोला, कपकेक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, छोड़ो मुझे। इतना बोल उसने अनोखी के गाल को चूम लिया तो अनोखी ने धीरे से अपनी पकड़ नींद में ढीली कर दी। ऋषभ ने उसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाई और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर बालकनी में आ गया और काले आसमान को देखते हुए कुछ सोचने लगा।